हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। हम कर रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री। आज हम कवर करेंगे एलिजाबेथन एज के पोइट्स को। क्वीन एलिजाबेथ ने 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड पर रूल किया था, इसीलिए इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में इंग्लैंड में हर तरह से शांति और प्रोस्पैरिटी थी। जहां शांति होती है वहां लिटरेचर फ्लरिश करता ही है। इसी एज को हम इंग्लिश रेनेसां भी कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी टाइम पर रेनेसां भी इंग्लैंड में दिखाई दिया। ज्योग्राफिकली बात करें, एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज इंग्लैंड में हो रही थी। इंग्लैंड जो है जगह जगह पर बिजनेस के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए जा रहा था। एंड रेनेसां की वजह से यहाँ पर एंशियंट ग्रीक और रोमन विजडम जो है आई। रेनेसा के कारण ही आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, ह्यूमैनिटी, हर चीज में हमें ग्रोथ दिखाई दी। रेफॉर्मेशन भी इसी टाइम पर हमें अपने पीक पर दिखाई दिया। रिलीजन में भी एक लेवल की सेटलमेंट हुई। रिलीजियस रेफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर हो रही थी। रिलीजन में क्या हो रहा था, उससे पहले कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि जो राजा थे जनरली वो टॉलरेंट नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जिस रिलीजन को मैं फॉलो करूं वो ही मेरी सारी की सारी जनता करे। बट जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो काफी टॉलरेंट किस्म की क्वीन थी, तो उन्होंने हर किसी को अपने अपने धर्म को शांति से फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस दी। उसने कभी भी किसी के ऊपर अपना रिलीजन इम्पोज नहीं किया। एंड क्वीन एलिजाबेथ के फादर हेनरी VIII ने जो एंग्लिकन चर्च को एस्टेब्लिश किया था, अब बहुत सारे लोग उसमें भी कन्वर्ट हो गए थे, तो रिलीजियसली भी बहुत शांति थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक कम्युनिटी को शांत बनाती हैं, जिसकी वजह से लिटरेचर फ्लरिश करता है। एंड रेनेसां से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। रेनेसां से लोगों ने ह्यूमनिज्म सीखा, रिलीजियस ब्रॉड माइंडेडनेस उनके अंदर आई, साइंटिफिक ग्रोथ के बारे में उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, सोशल कंटेंटमेंट उन लोगों के अंदर आई जो इंग्लैंड के वासी थे, एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के बारे में एंड अनलिमिटेड एंथुजियाज्म उनके अंदर भर गया। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिला इस एज के लिटरेचर को कि हर तरफ जब शांति है, जब देश में या देश के बाहर के लोगों के साथ देश की लड़ाई होती है तो लिटरेचर फ्लरिश नहीं करता, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक टेंशन होती है, तो उस तरह से कोई सोच नहीं पाता। इस एज में बड़े बड़े ऐसे पोइट्स हुए, ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए जिनको आज की दुनिया में भी पढ़ा जाता है। करंट टाइम में भी शेक्सपियर हो गए, मार्लो हो गए, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी आपने अपने स्कूल में भी पोइट्री में पढ़ा होगा। तो बहुत सारी चीजें हुई। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुए। इंग्लैंड ने हर जगह अपने उसमें विजय ही पाई। जैसे कि स्पेन ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने का सोचा, एंड स्पेन के पास एक बहुत ही बड़ा जहाजी बेड़ा था, हम कह सकते हैं स्पेनिश आर्मेडा, एंड ऐसा माना जाता है कि उसको हराना इम्पॉसिबल था। बट किस्मत लगा लो, गुड लक लगा लो कि जब वो लोगों ने अटैक किया तो समंदर में तूफान आ गया, एंड उस समुद्री तूफान में बहुत सारे जहाज उनके बह गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों को उनको हराने में आसानी हुई। तो ये टाइम जो था इंग्लैंड की के लिए एक लॉटरी वाला टाइम था कि हर तरफ से जहां वो हाथ डाल रहा है वहां से सोना निकल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो लिटरेचर जो है वो भी फ्लरिश कर रहा है। अब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो आज हम लिटरेचर में पोइट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट को कवर करेंगे। सो पोइट्स में दो पोइट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एडमंड स्पेंसर का। इनको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। एंड दूसरे पोइट हैं फिलिप सिडनी। दोनों ही पोइट्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में हम देखेंगे, एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने एंड से क्या करना है। सो एडमंड स्पेंसर को पोइट ऑफ पोइट्स कहा जाता था। ये जो टाइटल है ये चार्ल्स लैम्ब ने इनको दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एडमंड स्पेंसर के बाद जितने भी पोइट्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं एडमंड स्पेंसर से इंस्पिरेशन ली पोइट्री लिखते वक्त, इसीलिए इनको पोइट्स ऑफ पोइट्स के भी पोइट कहा जाता है।
पोइट्स ऑफ पोइट की उपाधि इनको दी गई। इनका सबसे जो फेमस वर्क है वो है फेयरी क्वीन, जिससे इंस्पिरेशन ली गई। बहुत सारे जो है पोइट्स ने इनसे इंस्पिरेशन ली। लंदन में इनकी एजुकेशन हुई। थोड़ी बहुत बायोग्राफी हम देख लेते हैं। लंदन में एजुकेशन हुई एंड कोर्ट में एज ए दरबारी ये काम करते थे। फिलिप सिडनी इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे एंड इन्होंने अपना वर्क, फर्स्ट वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर भी अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी को जो है डेडिकेट किया है। इन दोनों की दोस्ती एज अ राइटर भी थी एंड इन्होंने अपने वर्क्स को इकट्ठे 1595 में पब्लिश कराया। फिलिप सिडनी जो है इनके बहुत अच्छे दोस्त थे एंड इन्हें पेस्टोरल पोइट भी कहते थे एंड एडमंड स्पेंसर यूनिवर्सली पेस्टोरल पोइट्स के नाम से जाना जाता है। पेस्टोरल पोइट्री क्या होती है? पेस्टोरल पोइट्री यानी कि ऐसी पोइट्री जिसमें कंट्री साइड से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड इमेजरी दिखाई जाती है, या नेचर से रिलेटेड सिंपल शेफर्ड्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, गांव के सीन्स, पहाड़, इस तरह की इमेजरी जहां पर दिखाई देती है उसको पेस्टोरल पोइट्री कहते हैं। एंड एडमंड स्पेंसर के पोइट्री में ये सारी चीजें दिखती हैं, इसीलिए उनको पेस्टोरल पोइट भी कहा जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, या कोटेशंस जो जनरली हम सोचते हैं कि यार ये कैसे कवर करें, ये कहाँ से आ गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं या रेफरेंसेस हैं या इन्फ्लुएंसेस हैं जो स्पेंसर ने लिए या स्पेंसर ने किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस किया, वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। हम उनको भी देख लेते हैं। सो कैंटरबरी टेल्स के बारे में जो है एडमंड स्पेंसर काफी क्यूरियस थे। वो मतलब इंस्पायर्ड थे चौसर के कैंटरबरी टेल से एंड वो उसे एडमायर भी करते थे। सेकंड हम कह सकते हैं कि स्पेंसर को पोइट ऑफ पोइट कहा गया है, जो कि चार्ल्स लैम ने कहा था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वॉल्टर रेले ने द फेयरी क्वीन के ऊपर फेयरी क्वीन नाम से ही एक पोएम लिखी थी, जिसमें उन्होंने एडमंड स्पेंसर की काफी प्रेज की है। जॉन मिल्टन ने अपने वर्क एरियोपाजिटिका में मेंशन किया है, अवर सेज एंड सीरियस पोइट स्पेंसर whom I dare be known to think a better teacher than Scouts or Aquinas। So उन्होंने उनको एज अ सेज, एज अ टीचर दिखाया है स्पेंसर को, कि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो एक संत की तरह है। एंड ये उन्होंने अपने वर्क एरियोपाजिटिका में कहा है। अलेक्जेंडर पोप ने भी स्पेंसर को कंपेयर किया है, तो उन्होंने कहा है ए मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी सी बट लव हर विद देम ऑल। सो वो कहता है कि बेशक स्पेंसर में कितने भी छोटे छोटे फॉल्ट्स हों, बट वो एक मिस्ट्रेस की तरह हैं जिनमें फॉल्ट्स होने के बावजूद भी हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सैमुअल जॉनसन ने भी क्रिटिसाइज किया है स्पेंसर को, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, क्योंकि स्पेंसर की पोइट्री में मिडवल जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। उन्होंने बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स यानी कि ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या होता है, जो पुराने आउट ऑफ फैशन वर्ड्स होते हैं उनको यूज किया है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने स्पेंसर को क्रिटिसाइज भी किया है। स्पेंसर ने ऐसा क्यों किया? स्पेंसर ने कहा कि हमें अपने पास्ट से जुड़े रहना चाहिए, चौसर को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जैसी मिडिवल टाइम पर इंग्लिश थी वो वाले वर्ड्स उन्होंने अपने वर्क्स में रखे थे। तो सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है कि इनके वर्क्स में आर्केइक वर्ड्स हैं, बट सैमुअल जॉनसन को आपको पता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखी थी इंग्लिश डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड जब उन्होंने ये वर्क लिखा तो एडमंड स्पेंसर के वर्क्स स्पेशली फेयरी क्वीन से इनको बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑब्सोलीट एंड आर्केइक वर्ड्स को पाया एंड उसी की हेल्प से उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड किया। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत आसान से हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब इनके वर्क्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा था शेफर्ड्स कैलेंडर, बट हम फेयरी क्वीन से शुरू करेंगे, बट आपको याद रखना है कि इनका फर्स्ट वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर। फेयरी क्वीन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें से मैक्सिमम अगर स्पेंसर से क्वेश्चन आते हैं तो स्पेंसर के स्टाइल के अलावा फेयरी क्वीन से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। सो फेयरी क्वीन
जो है इन्होंने 1590 में लिखना शुरू किया था एंड इन्होंने प्लान की थी 12 बुक्स। ये चाहते थे कि मैं 12 बुक्स जितना लंबा एक वर्क लिखूं, बट इनकी 12 बुक्स कंप्लीट नहीं हो पाई। 6 बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं आज के टाइम पे फेयरी क्वीन की, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि 7th एंड 8th बुक भी इन्होंने लिख ली थी, बट किलकोलमैन नाम की जगह पर ये रह रहे थे, वहां आग लग गई थी एंड वो बुक शायद उसमें जल गई। बट हमारे पास करंटली 6 बुक्स हैं। 1590 में इन्होंने लिखना शुरू किया एंड तभी इन्होंने अपने एक फ्रेंड वॉल्टर रेले को भी एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा वर्क लिख रहा हूं जिसमें जो नोबल लोग हैं उनकी प्रेज मैं करूंगा एंड दुनिया में वर्च्यू, होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी, फ्रेंडशिप, इन सारी भावनाओं को मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं ऐसा वर्क लिखूंगा जिसको पढ़ने से लोगों के अंदर ये वाली भावनाएं जागरूक होंगी। इनकी हर बुक में एक डिफरेंट थीम है। तो हमारे पास 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स में से 3 बुक्स इनकी 1590 में पब्लिश हुई थी एंड 3 बुक्स इनकी 1596 में 6 साल बाद पब्लिश हुई थी। ये जो वर्क है स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है एंड हर बुक की एक डिफरेंट थीम है। जैसे फर्स्ट बुक है उसकी थीम है होलीनेस, सेकंड जो बुक है उसकी थीम है टेम्परेंस, थर्ड जो बुक है उसकी थीम है चेस्टिटी, फोर्थ की फ्रेंडशिप, फिफ्थ की जस्टिस एंड सिक्स्थ जो बुक है उसकी थीम है कर्टसी। तो इस तरह से हर बुक में एक थीम को लेके उन्होंने ये जो है स्टोरी लाइन डिवाइड की है अलग अलग थीम से। एंड इस बुक का जो टाइटल है वो है फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन इसमें एक कैरेक्टर है जो रिजेंबल करता है क्वीन एलिजाबेथ वन के साथ। सो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जो राइटर्स हैं वो क्वींस एंड किंग्स को फ्लैटर करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उनके कैरेक्टर को बहुत ही हायर लाइट में अपने वर्क्स में लिखते थे ताकि जब वो पढ़ें क्वींस एंड किंग तो उनको इनाम दे, उनको एक स्कॉलरशिप मिले, उनको पैसा मिले। तो स्पेंसर ने भी यही किया है। स्पेंसर ने फेयरी क्वीन का जो कैरेक्टर है वो क्वीन एलिजाबेथ वन के ऊपर मॉडल किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उनको डेडिकेट भी किया है ये वर्क इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को। सो इसमें जो मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक हेक्सामीटर। बेसिकली जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें ये मीटर यूज होता है। अब स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या है? स्पेंसर ने अपने ही तरह का एक स्टेंजा बनाया जिसमें 9 लाइंस होती हैं, जिसकी एक डिफरेंट राइम स्कीम होती है। इसी नाम से हम स्पेंसेरियन सोनेट को भी जानते हैं। तो हमें सोनेट्स का पता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, एक होता है इंग्लिश सोनेट। तो स्पेंसर ने अपनी ही एक डिफरेंट राइम स्कीम के साथ स्पेंसेरियन सोनेट्स भी बनाया था, बट यहाँ पर सोनेट्स नहीं यूज करेंगे हम, स्पेंसेरियन वर्ड्स या स्पेंसेरियन स्टेंजा को यूज करके फर्स्ट टाइम फेयरी क्वीन में उन्होंने यूज किया था। इसके बाद आने वाले टाइम में कुछ कुछ ऑथर्स ने स्पेंसेरियन स्टेंजा को भी फॉलो किया है। मॉडर्न एज में कुछ कुछ ऑथर्स ने लिखा है। जब हम मॉडर्न एज पर पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस ऑथर ने स्पेंसेरियन स्टेंजा को यूज किया है। ये एक एलेगोरिकल वर्क है। एलेगोरिकल वर्क क्या होता है? जिसमें सरफेस लेवल पर कहानी कुछ और हो बट उसका मतलब कुछ और निकले। सो यहाँ पर जो एलेगोरिकल कैरेक्टर है वो एलिजाबेथ वन है, यानी कि फेयरी क्वीन की जगह उन्होंने एलिजाबेथ वन के कैरेक्टर को डिस्प्ले किया है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं फेयरी क्वीन की। आप चाहो तो इसकी 6 की 6 बुक्स की बेसिक समरी पढ़ सकते हो, जिसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट जो मेन डिटेल्स है मैंने आपको वो सारी बता दी। नेक्स्ट इनका वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर। कैलेंडर वर्ड ही हमें इस पूरे वर्क को समझाने में हेल्प करेगा। कैलेंडर में क्या होता है, हम 12 महीनों की बात करते हैं, तो इसमें भी 12 महीनों का जिक्र किया गया है। ये इनका फर्स्ट वर्क है जो इन्होंने डेडिकेट किया था अपने फ्रेंड फिलिप सिडनी को। ठीक है, सो इसमें 12 पेस्टोरल एक्लोग्स हैं। पेस्टोरल एक्लोग्स जो इन्होंने वर्जिल से इंस्पायर होकर लिखे हैं। पेस्टोरल एक्लोग्स मैंने आपको पहले ही बताया था। पेस्टोरल पोइट्री क्या होती है? जहां पर गांवों की इमेजरी हो, कंट्री साइड की इमेजरी हो, एंड इसमें हर महीने के लिए एक डिस्क्रिप्शन है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड इसमें थीम्स क्या हैं? इसमें लव, नेचर एंड सोसाइटी के तरफ डेडिकेशन, ये सारी थीम्स है। एंड इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है कॉलिन क्लाउंस। कॉलिन क्लाउंस जो है
वो एक कैरेक्टर बनाया था जॉन स्केल्टन ने। जॉन स्केल्टन एक ड्रामेटिस्ट है जो मोरालिटी प्लेज लिखते थे। तो जॉन स्केल्टन ने इस कैरेक्टर को बनाया था कॉलिन क्लाउट को। ठीक है, सो कॉलिन क्लाउट की ये कहानी है कि किस तरह से एज ए शेफर्ड उसकी लाइफ है, किस तरह से उसको रोजालिंड नाम की लड़की से प्यार है, बट उसकी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड पूरे साल में उसकी लाइफ कैसे बीतती है, जनवरी में कैसे, फरवरी में कैसे, मार्च में कैसे। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं एंड क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज इसमें भर भर के की गई है। उसके अलावा प्रेज की गई है रस्टिक यानी कि गांव की जो शेफर्ड की लाइफ होती है उसकी बहुत ज्यादा प्रेज की गई है। तो बेसिकली शेफर्ड्स कैलेंडर की इतनी डिटेल्स भी आप कर लोगे तो काफी है। नेक्स्ट वर्क जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं वो है एमोरेटी। एमोरेटी जो कि एक सोनेट सीक्वेंस है या सोनेट साइकिल कह सकते हैं। ये वर्क इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयले को डेडिकेट किया है। सो इनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ बॉयले है, क्वीन एलिजाबेथ नहीं है। सेम क्वीन के नेम से ही इनकी वाइफ का नेम है। तो अपनी वाइफ को इन्होंने डेडिकेट किया है। 1595 में इन्होंने ये पब्लिश किया था एंड इसके अंदर 89 सोनेट्स हैं। 89 सोनेट्स के साथ साथ इसमें कुछ कुछ शॉर्ट पोएम्स भी हैं एंड ये सारे सोनेट्स बेसिकली इनकी मैरिड लाइफ को या मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एपिथैलामियन। ये भी एमोरेटी की तरह स्पेंसर की मैरिड लाइफ के बारे में है, उनकी मैरिज के दिन की के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है कि एक वेडिंग डे कैसे होता है। जैसे हमारे यहाँ वेडिंग डे क्या होता है, शुरू में ही सुबह से ही गीतों से वो शुरू हो जाता है, लोग गीत गाते हैं, कुछ रस्में होती हैं, मंडा बनता है, मामा जी आते हैं, भात भरा जाता है। तो इसी तरह से उनके कल्चर में शादी के दिन की शुरुआत कैसे होती है, पूरा दिन कैसे बीतता है, कौन कौन सी रस्में होती हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं, इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन हमें एपिथैलामियन में मिलता है। ये इन्होंने अपनी होने वाली दुल्हन के लिए लिखा था, एलिजाबेथ बॉयले के लिए 1594 में एंड इसमें इन्होंने इवोक भी किया है, इन्वोकेशन है म्यूजिस की कि वो जो दुल्हा है, जो ग्रूम है, उसको और उसकी वाइफ को आशीर्वाद दे, हेल्प करे फ्यूचर में सेटलमेंट के लिए। एंड अगर एक इंटरेस्टिंग सा ट्रूथ है, एक इंटरेस्टिंग सी डिटेल है इसकी, इसमें 24 स्टैंजा लिखे गए हैं जो दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कौन सा टाइम है, मिड समर डे, समर का दिन है एंड इसके अलावा इसमें 365 लाइंस हैं। जो 24 स्टैंजा हैं उसमें 365 लाइंस हैं जो पूरे साल को दर्शाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसमें ग्रीक माइथोलॉजी से भी रेफरेंसेस लिए गए हैं एंड ग्रीक माइथोलॉजी में स्ट्रॉन्ग लव को जिस तरह से दिखाया जाता था वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो ये सारे वर्क्स हमने कर लिए एडमंड स्पेंसर के। एडमंड स्पेंसर के इतने ही वर्क्स आपको करने हैं। उसके अलावा एडमंड स्पेंसर ने कुछ एसेज भी लिखे हैं, वो हमें नहीं करने हैं। कुछ और वर्क्स जो उन्होंने आयरलैंड में रहते हुए, वो सेक्रेटरी थे वहां पर, तो वहां पर आयरलैंड की जनता के लिए भी उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा ये 3-4 वर्क्स हैं, इनकी डिटेल्स आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी भी एक वर्सेटाइल कैरेक्टर हैं। ये एडमंड स्पेंसर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये एक पोइट थे, एक कॉर्टियर भी थे, यानी कि राजदरबार में भी काम करते थे, स्कॉलर भी थे एंड उसके अलावा ये सोल्जर भी थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी डेथ भी एक लड़ाई में एज अ सोल्जर ही हुई थी। सो एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ भी इनको काफी प्रेज करती थी एंड इनके वर्क्स, अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए। पहला है स्ट्रॉफिल एंड स्टेला, सेकंड है द डिफेंस ऑफ पोइजी जो कि एक क्रिटिसिज्म का वर्क है एंड थर्ड है आर्केडिया, जिसको फुल नेम बात करें उसकी तो द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया भी उसे कहा जाता है। सो इनकी छोटी बहन है मैरी, जिन्होंने सिडनी के इस वर्क को कंप्लीट किया था। ये वर्क अधूरा रह गया था, सिडनी की डेथ हो गई थी, तो इनकी सिस्टर ने इस वर्क को कंप्लीट किया था एंड इसका नेम आर्केडिया से चेंज करके द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया रख दिया था। अब इनकी लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेनेलोप डेवरेक्स। ये आप याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन हमें आ सकता है। पेनेलोप डेवरेक्स ने सिडनी को इंस्पायर किया है अपने सोनेट सीक्वेंस को लिखने के लिए, जो है स्ट्रॉफिल एंड स्टेला।
सो बेसिकली पैनल ऑफ डेवरिक्स से फिलिप सिडनी बहुत प्यार करते थे एंड वो उससे शादी करना चाहते थे, बट क्योंकि उनका प्यार अधूरा रह गया, पैनेलोप ने दूसरे किसी से शादी कर ली, जिसकी वजह से लाइफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि लव सिक इनकी लाइफ में लव सिकनेस रही, इन्होंने किसी और से शादी नहीं की। एंड ये जो सारे सोनेट्स हैं इन्होंने अपनी बिलवेड पैनेलोप डेवरिक्स को डेडिकेट किए हैं। एंड यहाँ पर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला नाम भी इन्होंने इसीलिए दिया है, आगे जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। एडमंड स्पेंसर ने इनको शेफर्ड्स कैलेंडर डेडिकेट किया था, मैंने ये आपको बता ही दिया है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। 108 सोनेट्स इसके अंदर हैं एंड 11 सॉन्ग्स, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1580s में इसको पब्लिश किया गया था एंड इसमें सारे जो सोनेट्स हैं वो पेट्रार्कन स्टाइल में लिखे गए हैं, जैसे पेट्रार्क लिखते थे, एक ऑक्टेव एंड एक सेस्टेट, उसी तरह से लिखा है। इसका टाइटल देख लेते हैं, एस्ट्रोफिल, दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार एंड फिल का मतलब होता है लवर, तो एस्ट्रोफिल का मतलब है स्टार लवर, यानी कि जो स्टार को गेज करे, स्टार गेजर या स्टार को प्यार करे, प्रेम करे। स्टेला का मतलब होता है स्टार। सो स्टेला यहाँ पर डेडिकेटेड है पैनेलोप डेवरिक्स के लिए एंड एस्ट्रोफिल वो खुद हैं, फिलिप सिडनी खुद हैं, तो उन्होंने एक लवर की तरह ये सारे सोनेट्स को लिखा है, अपनी खुद की सिचुएशंस को उसमें एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारे सोनेट्स हैं, हमें सोनेट्स के डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कितने सोनेट्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं, किसको डेडिकेट किया गया है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया ए रोमांस इन 2 वर्जन्स, जिस 2 वर्जन्स क्या है, ओल्ड आर्केडिया जो फिलिप सिडनी ने लिखा था एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो है न्यू आर्केडिया जो इनकी सिस्टर मैरी ने लिखा था। सो 2 पार्ट हैं इसके, जो कि इनकी सिस्टर ने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया था एंड उन्होंने इसका नेम चेंज किया था। ये सारा कुछ मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी नहीं बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा माना जाता है कि किंग चार्ल्स वन ने फांसी से पहले इस वर्क से कुछ लाइंस जो हैं कोट की थी, उन्होंने बोली थी ये लाइंस, तो इसीलिए भी ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सैमुअल रिचर्डसन जो हमारे पहले नॉवलिस्ट्स में से एक हैं, 4 पिलर्स ऑफ नॉवलिस्ट्स जिनको कहते हैं हम नॉवेल्स, रिचर्डसन ने अपने फेमस वर्क पैमेला के मेन कैरेक्टर का जो नाम है पैमेला, वो इसी बुक से लिया था। पैमेला एक कैरेक्टर है, इसमें भी वो नाम अपीयर होता है, यहीं से उन्होंने अपनी बुक का भी नाम और अपनी हीरोइन का भी नाम लिया था। इसके अलावा शेक्सपियर ने भी इससे काफी इंस्पिरेशन ली है। शेक्सपियर ने इससे अपने फेमस प्ले किंग लियर का सब प्लॉट जो कि ग्लाउसेस्टर की कहानी है यहाँ से लिया था एंड इस वर्क का इन्फ्लुएंस शेक्सपियर के वर्क्स हैमलेट एंड विंटर्स टेल के ऊपर भी दिखाई देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने आर्केडिया से इंस्पिरेशन ली है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप आर्केडिया की एक छोटी समरी पढ़ सकते हैं। ये कुछ राइटर्स हैं जो इन्फ्लुएंस हुए थे आर्केडिया से, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सैमुअल डेनियल है, द क्वींस आर्केडिया उन्होंने लिखा है, जॉन डे ने द आइल ऑफ गुल्स लिखा है, बियोमेंट एंड फ्लेचर ने क्यूपिड्स रिवेंज, ये सारे जो वर्क्स हैं वो आर्केडिया से इंस्पायर होकर ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्क है जो हम पढ़ेंगे आज, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। वैसे तो इस वर्क को हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन कवर करेंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि हम फिलिप सिडनी को कर रहे हैं तो एक बार के लिए आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टीफन गॉसन नाम के ड्रामेटिस्ट थे या क्रिटिक थे जिन्होंने स्कूल ऑफ अब्यूज के नाम से एक पैम्फलेट लिखा था एंड उन्होंने इस पैम्फलेट को डेडिकेट कर दिया फिलिप सिडनी को। फिलिप सिडनी को डेडिकेट इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक पोएट थे, रिनाउंड पोएट थे। एंड इस पैम्फलेट में क्या लिखा गया था, इस पैम्फलेट में पोइट्री की भर भर के और इंग्लिश स्टेज की भर भर के बुराई की गई थी, अटैक किया गया था। और जब फिलिप सिडनी ने ये चीज देखी तो उनको ये लगा कि मुझे इस चीज का जवाब देना चाहिए, मुझे बीइंग अ पोएट इसको डिफेंड करना चाहिए, जिसके जवाब में इन्होंने ये वर्क लिखा था, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। जैसे हमारे
प्लेटो ने पोइट्री के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि वो मदर ऑफ लायर्स है ना। इस तरह से गॉसन ने भी बहुत सारे इल्जाम पोइट्री के ऊपर लगाए एंड फिलिप सिडनी ने उनको डिफेंड किया। उन्होंने बताया कि ये तो फिलॉसफी से भी ऊपर है। इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि हिस्ट्री, फिलॉसफी इन सबसे महान पोइट्री है, पोइट्री के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें इन्होंने इस वर्क में बताई। तो इसका ईयर आप देख लेना, इसकी बेसिक डिटेल्स देख लेना, इतना कर लोगे काफी है। बाकी इसकी डिटेल्स हम डेफिनेटली इसको अलग से ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब क्रिटिसिज्म, इंग्लैंड का क्रिटिसिज्म शुरू होता है तो सबसे पहला नाम आता है फिलिप सिडनी का, एंड इसी वर्क से क्रिटिसिज्म को हम शुरू करेंगे। उसके बाद बाकी के ऑथर्स के क्रिटिकल वर्क्स को, एसेस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन जो पोर्शन है एलिजाबेथन पोइट्री का कवर होता है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे पोइट्स हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, जिनका कोई कौन कौन सा वर्क आपको करना है वो आप देख लेना। एंड एलिजाबेथन एज में पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रामेटिस्ट को पढ़ेंगे। लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। शेक्सपियर को डिटेल में मैंने करवा दिया है अलग से, वो भी आप लेक्चर देख सकते हो। बाकी ड्रामेटिस्ट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, थॉमस किड हैं, शेक्सपियर हैं। उसके अलावा उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ये भी जरूर बताइए कि हम किस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड किस तरह से आपकी हेल्प फ्यूचर में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।